अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है 5 क्लास 10th में इंशाल्लाह ये सारी की सारी कवर करेंगे। हम अपनी जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे और इसके जो नोट्स होंगे इन क्वेश्चंस के वो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लिंक में। नीचे जो कमेंट है मैं वहाँ पे लिंक पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन तब जब सारे नोट्स मेरे इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इन पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कहीं पे इशू आएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तब भी कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे जो वैल्यूज लिखी हैं उसकी हम पहले फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं पहले ऊपर वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन करूंगा, फिर नीचे की करूंगा और फिर इनकी जगह पर उनके फैक्टर्स यूज करूंगा। आप ये काम अलग से भी कर सकते हैं और इसके अंदर ही कर सकते हैं। तो मैं अलग से करूंगा ताकि जरा ज्यादा क्लीन रहे हमारा काम। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू के मैं फैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 12, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। अब बारी है इनके फैक्टर्स की। तो उसके लिए लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 12 वन द 12 और 4 3 द 12 होता है। इनको अगर प्लस करेंगे तो 7 भी आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर इसके मुताबिक करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू एक्स के एज इट इज, उसके बाद आगे माइनस है तो माइनस, यहाँ से बड़ी वैल्यू लिखेंगे पहले 4 और आगे 3 है तो 3x आ जाएगा। माइनस लिखूंगा ताकि दोनों माइनस के प्लस होकर 7 ही रहे। आगे है जी प्लस के 12 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x आएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा जी x माइनस 4। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस 3, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 4। 3 4 द 12, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस हो गया। अब फर्दर आप देखें तो ये x और ये माइनस 3 मिलके एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4 आपके पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो ये पहले वाली की फैक्टराइजेशन होगी। अब मैं दूसरे वाली की करता हूँ। वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 9 इज इक्वल टू, अब करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए 9 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा और 3 3 द 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9 और 3 और 3 को जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब मिड टर्म को इसके मुताबिक ब्रेक करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 है तो 3x, आगे भी 3 है तो फिर माइनस 3 आएगा। दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा ताकि जमा होके माइनस 6 ही बन जाए। प्लस 9 आ गया। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 3। यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस 3 तो अंदर बचेगा x माइनस 3। यहाँ से भी आप देखें तो ये वाला x और ये वाला माइनस 3 इकट्ठे हो जाएंगे तो x माइनस 3 एक आ गया और ये वाला x माइनस 3 मिलकर एक फैक्टर बन जाएगा। x माइनस 3 आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी कंप्लीट कर सकते थे, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जी, अब इन फैक्टर्स को अपने सवाल के अंदर यूज करते हैं। तो लिखते हैं जी नाउ, अब अपने क्वेश्चन में इसे हम यूज करेंगे। सबसे ऊपर जो वैल्यू लिखी थी इसके फैक्टर ये आते तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा x माइनस 3 और फिर x माइनस 4, फिर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यू के जो फैक्टर थे वो ये थे, उसकी जगह पर यही इस्तेमाल करूंगा मैं, x माइनस 3 और फिर x माइनस 3। अब इनमें जो सेम है वो कट जाएगा तो x माइनस 3 नीचे वाले एक x माइनस 3 से कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। इसी के साथ इसका ये पार्ट 1 हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे भी है। इनकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और बाद में इनके फैक्टर पुट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 18 इज इक्वल टू, अब आप देखें 18 है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 ही आ जाएगा और 6 3 द 18 होता है, 6 3 द 18 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो लिहाजा हम यही वाले फैक्टर यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, यहाँ से बड़े वाली वैल्यू पहले लिखें 6x और आगे वाली 3 है तो इसे मैं माइनस के 3x लिखूंगा ताकि ये 6 में से 3 माइनस होके 3 बच जाए। माइनस के 18
इज इक्वल टू, इन दोनों में से x आएगा कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 6, और इन दोनों में से -3 आएगा कॉमन तो अंदर क्या बचेगा x, माइनस कॉमन लिया ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 6 था 18। अब ये x और -3 एक फैक्टर बन गया, x -3, और x प्लस 6 एक फैक्टर बन गया, x प्लस 6 ये एक फैक्टर बन गया। अब बारी है नीचे वाली वैल्यू की, वो है जी 7x माइनस के 21, इनके भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन देके निकलता है इनमें से 7, अंदर बच जाएगा x माइनस 7 3 दा 21, तो होगी फैक्टराइजेशन। अब इनको यूज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, तो लिखते हैं जी नाउ, सबसे ऊपर वाली वैल्यू के जो फैक्टर थे वो थे हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 6, x माइनस 3 और x प्लस 6, और नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर आ गए थे 7 इंटू एक्स माइनस 3। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे जो सेम सेम है वो कट जाएंगे, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 की होगी कटिंग, तो फाइनली हमारे पास बच गया ऊपर x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे, फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। चलें मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी पार्ट 1 है, सेम वही काम करेंगे जो पहले हमने किया कि पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, बाद में फिर इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू, तो क्या होगा देखिए 6 है ना, 6 1 6, और 6 कहाँ पे आता है, 3 2 6 होता है, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो लिहाजा मिड टर्म को इसके मुताबिक ब्रेक करते हैं। पहली एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद प्लस 3 है तो प्लस 3 साथ में आ जाएगा एक्स, फिर आगे 2 है तो माइनस की 2x आएगा, और लास्ट में माइनस 6 है तो माइनस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों में से देखा जाए तो x कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा जी x प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बच जाएगा x प्लस 3। अब ये x और ये वाला -2 मिलकर एक फैक्टर बना देगा, x माइनस 2, और x प्लस 3 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। अब आते हैं इस वाले सवाल पर, इस वाली साइड पर, यहाँ पर 2x स्क्वायर है माइनस के 7x और प्लस के 6। अब इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके लिए 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 12 आता है। अब देखते हैं 12 किस टेबल में आएगा, तो 12 4 3 12 होता है, और 4 और 3 को जमा करने से 7 भी आता है, तो लिहाजा हम 7 को इसके मुताबिक ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले 2x स्क्वायर एज इट इज, 7 है यहाँ पे देखें 4 है तो -4, माइनस क्यों आया, इसके साथ माइनस है, माइनस के 4x, और आगे 3 है, 3 के साथ भी मैं माइनस लगाऊंगा, दोनों माइनस की होंगी फिर ही प्लस होके माइनस का 7 आएगा ना, और लास्ट में -6 था, प्लस 6 था तो वह एज इट इज आ गया। ये चीज़ें वैसे आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए, या 9th में भी आपने बहुत इस पे काम किया है। चले अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो 2 और x आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 2 गया, एक x निकला तो एक x बच गया, माइनस था तो माइनस आ गया, 2 2 4, और 4 के साथ x था वो बाहर कॉमन निकल गया। अब इन दोनों की बात करें तो अच्छा 2 भी कॉमन लिया ना, तो 2 2 4 होता तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इन दोनों की बारी है, तो यहाँ से -3 आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -3 तो निकल गया ना, x बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ भी माइनस आएगा, और 3 2 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2x और -3 मिल जाएंगे तो आपके पास एक फैक्टर बनेगा, 2x -3 ये एक फैक्टर आ गया, और ये x -2 आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया, x -2। ले जी अब आते हैं अपने सवाल के अंदर, इनको वैल्यूज को यूज करते हैं हम नाउ। अब जैसा कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, ये 5 और नीचे ये वाली वैल्यू थी, तो 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब नीचे ये जो वैल्यू थी इसके फैक्टर ये आए थे x -2 और x प्लस 3, नेक्स्ट था माइनस तो माइनस आ गया, ऊपर 1 था तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास जो ये वाली वैल्यू थी इसके फैक्टर हमने ये निकालना है तो ये यूज करेंगे हम, 2x
-3 देन x-2 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं हम। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि जब बटे में वैल्यूज आ जाए बीच में माइनस या प्लस आ जाए तो एलसीएम ही लेते हैं। तो जो नीचे लिखा होता है वो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x-2 और x+3 आ जाएगा। यहाँ से देखें x-2x-3 है तो वो भी आ जाएगा, 2x-3 भी आ गया। और x-2 चूंकि पहले लिख दिया तो उसे दोबारा में नहीं लिखना। सेम वैल्यूज को दोबारा नहीं लिखते एलसीएम में, वो एक दफा ही लिखी जाती हैं इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू के साथ पहले इसको सोल्व करना है फिर इसको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करना है देखें, जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। x-2 से कैंसिल, x+3 से कैंसिल, जो बच गया उसको लिख लें। ऊपर से बच गया 5 मल्टीप्लाई, नीचे से बच गया 2x-3, ये लिख लिया हमने। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 2x-3 ये कट गया, x-2 ये भी कट गया, x+3 बचा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+3 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट ये 5 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू द 10, 10x माइनस 5 3 द 15, ये भी माइनस अंदर जाएगा तो लामते बदलेगा तो -x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। डिवाइड बाय, अब डिवाइड में जो वैल्यूज हैं ये एज इट इज रहेंगी तो इसको मैं ऐसे ही उठा के नीचे लिख देता हूँ, ये वैसी की वैसी आ गई। अब ऊपर वाली वैल्यूज को सोल्व करते हैं हम। देखिए 10x और -x तो बच गया 9x, 10 में से गया तो 9x बच गया। अब माइनस के 15 और माइनस के 3 माइनस में होंगे जमा, अलामत माइनस आएगी, 15 और 3 18 होते हैं, 18 आ गया। डिवाइडेड बाय, अब ये सारी वैल्यू इधर भी एज इट इज रहनी है, इसका कुछ भी नहीं किया अभी हमने, तो ये एज इट इज ही आ जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन निकल सकता है, तो 9 को ले लेते हैं कॉमन। 9 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 9 टू द 18, तो यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू यहाँ पर भी सेम एज इट इज आनी है तो इसको मैं ऐसे ही उठा के लिख लेता हूँ इधर भी। अब आप देखें कि ऊपर और नीचे कोई वैल्यू सेम हो चुकी है, वो है x-2, तो x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। वो क्या जी, ऊपर बच गया सिर्फ 9 डिवाइडेड बाय, नीचे बच गया यहाँ पर x+3 और बच गया 2x-3, ये बच गया। लें जी, इसी के साथ आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये था इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है जी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सारी की सारी फैक्टराइजेशन हो सकती हैं, सबकी हो सकती है। तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग से फैक्टराइजेशन करूं फिर लिखूं, मैं सबका भी इकट्ठा ही कर लेता हूं, क्योंकि सब ने ही फैक्टराइज होना है तो फिर सबका काम इकट्ठा ही कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो डिवाइड है ना, इसको आप मल्टीप्लाई में बदलें पहले, बाकी काम बाद में कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x3 माइनस के 27, ये भी एज इट इज। डिवाइड में हमारे पास है x² माइनस के 9, और डिवाइड है ना ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू फिर ऊपर, ऊपर वाली नीचे आएगी, x² प्लस 6x और प्लस 9 ऐसे हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू x² प्लस 3x और प्लस 9। अब हम करेंगे ऊपर और नीचे इनकी फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो इसकी बारी है, यहाँ से काम शुरू कर लेते हैं। x3 लिखा हुआ है, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, x3 तो x3 रहेगा ना, चले ब्रैकेट लगा के लिख लें। माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 27 ही होता है। उसी के साथ डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x² एज इट इज, चाहे इसको भी ब्रैकेट में आप लिख लें, जरा फॉर्मूले की शक्ल में आ जाएगा। माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, जी हाँ 9 आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें तो ऊपर वाली वैल्यू के फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 3 9 और 3 3 जमा के 6 हो जाएगा। तो लिहाजा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, जमा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो मिड टर्म को इसके मुताबिक ब्रेक करते हैं। ऊपर आ गया x² प्लस 3x
आगे 3 है तो फिर प्लस 3x आ जाएगा और प्लस के 9 एज इट इज डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही काम करेंगे, 9 1 9 और देखें 9 1 9 आ गया और 9 कहाँ पे आता है, 3 3 9 होता है, तो 3 और 3 को जमा करके तो 6 आता है और माइनस करके 0 आता है। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू की तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, तो भाई ये जैसी है वैसी रहेगी, इसको ऐसे ही लिख लें आप, एक्स स्केयर भी एज इट इज प्लस के 3x भी एज इट इज और प्लस के 9 भी एज इट इज। अब इन पे काम करते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन हो रही है। यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर पहली का क्यूब है माइनस दूसरी के क्यूब है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो पहली और दूसरी का क्यूब है बीच में माइनस है तो ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी मतलब a की जगह पर x माइनस बी की जगह पर यहाँ पे 3 है तो a x माइनस 3 हो जाएगा। फिर a का स्केयर है, a का स्केयर मतलब x का स्केयर आ गया, प्लस a और b है, a की जगह पर x आ गया और b की जगह पर 3 आ गया, और देन फिर b का स्केयर है, b की जगह पर 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा लिया ऊपर, डिवाइडेड बाय। अब नीचे तो बड़ा ही एक सादा सा फेमस सा फॉर्मूला कि जब दोनों वैल्यूज का स्केयर हो बीच में माइनस हो तो उसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो इसमें वही अप्लाई हो जाएगा, एक बार प्लस में x प्लस 3 और एक बार माइनस में x माइनस 3, ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली दोनों में से x आएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ से भी 3 कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा जी x प्लस 3। आप इधर भी फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते थे लेकिन मैंने मिड टर्म ही ब्रेक कर ली, कोई मसला नहीं है। नीचे वाली वैल्यू का तो कुछ भी नहीं हो सकता तो इसको वैसे लिख देते हैं, इसको इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिलहाल ये एज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 3, इसको भी अभी लिख लें, x का स्केयर तो x स्केयर ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 3 का स्केयर हो जाएगा 9, ये भी आ गया, डिवाइडेड बाय, ये भी वैल्यूज एज इट इज x प्लस 3 और x माइनस 3 भी सेम आ गए, मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पर आप देखें कि ये x और ये वाला माइनस 3 मिलकर प्लस 3, ये और ये मिलकर आपके पास एक फैक्टर बना देगा और ये जो कॉमन वाला था ये मिलकर आपके पास दूसरा फैक्टर बना देगा x प्लस 3। डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू थी वही यहाँ पर भी आ जाएगी, x के प्लस 3x और प्लस 9। अब ऊपर नीचे जो जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से देखिए x माइनस 3 है, नीचे भी x माइनस 3 है, ये कैंसिल हो गई, यहाँ से ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई। x प्लस 3 इधर भी है और x प्लस 3 इधर भी है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच गया x प्लस 3 बच गया एक, तो वही हम लिख देंगे, तुम्हारा जवाब आ गया जी x प्लस 3। तो यही हमारा जवाब है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है, मजीद नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका ये सेकंड पार्ट भी आप समझ चुके होंगे, कहीं पर इशू आता तो बता दीजिएगा। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। तो इसका पार्ट 3 है जी, हम सबसे पहले तो आप देखें गौर करें तो ऊपर वाली वैल्यू जो है और नीचे वाली वैल्यूज है दोनों के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो ये है, फॉर्मूला में भाई है कि अगर एक वैल्यू का स्केयर है माइनस दूसरी का भी स्केयर है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। अभी आपके सामने ये पहली वाली रकम है और ये सारी दूसरी वैल्यू है। अब पहली के ऊपर भी स्केयर है और आप देख सकते हैं कि दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर है, तो इसको ये अप्लाई कर देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब बड़े ध्यान से करना आपने, एक बार प्लस में आएगा पहली वैल्यू कि a आ गया प्लस फिर दूसरी वैल्यू वो है हमारे पास b माइनस सी, ये दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये एक बार प्लस में लिखा ना मैंने, फिर एक बार इसी को ही माइनस में लिखेंगे, तो पहली वैल्यू माइनस फिर दूसरी वैल्यू b माइनस सी, इस तरीके से होगा। तो ये भी मैंने पहले पे अप्लाई किया है, सेम इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू पे भी अप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर ये वाली पहली वैल्यू है, ये वाली दूसरी वैल्यू है, तो पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू तो कैसे आएगा, एक बार प्लस में पहली वाली वैल्यू a प्लस बी पहली वैल्यू प्लस फिर दूसरी वैल्यू वो c है तो c आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या होगा जी, पहली वैल्यू
इस तरीके से a प्लस बी और माइनस दूसरी वैल्यू, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बारी है इस वाली रकम की। यहां पर अब आते हैं मल्टीप्लाई बाय, सेम वही बात है, पहली का स्केयर है, दूसरी का भी स्केयर है, बीच में माइनस है, तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, वो है हमारे पास b प्लस सी। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और फिर पहली वैल्यू माइनस फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी, इस तरीके से। सेम काम नीचे करेंगे तो पहली वैल्यू a माइनस बी प्लस दूसरी वैल्यू वो c है तो यहाँ पर c आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेम वैल्यू को माइनस में लिखेंगे तो पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, इस तरीके से। तो बहुत ध्यान से काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी। ब्रैकेट के बाहर प्लस होना फिर फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो तो लामते बदलनी है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो a माइनस अंदर जाएगा तो लामते बदलेगा, तो माइनस बी, ये माइनस था तो ये प्लस सी हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर दें तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और a प्लस बी और माइनस सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पर देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, या माइनस अंदर जाएगा तो अलामतें बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस के सी हो जाएगा। फिर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब देखते हैं कि अगर कोई ऊपर नीचे सेम सेम है तो उनकी कैंसिलेशन कर देते हैं। सबसे पहले देखिए a प्लस बी माइनस सी, तो ये कहाँ का, ये इसके बिल्कुल नीचे मौजूद है, ये दोनों सेम सेम है तो ये कट जाएंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया। चलिए एक काम हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं a माइनस बी प्लस सी, तो वो ये है, ये दोनों भी सेम सेम है तो इसके साथ इसकी कैंसिलेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी, सारी प्लस में है, इसकी भी सारी प्लस में है तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ। अब ये दो बच गए, ये दोनों भी सेम सेम है तो सेम सेम भी आपस में कट जाएंगे, तो ये भी आपस में कट गए, सारे ही कैंसिल हो चुके हैं। जब सारी कैंसिलेशन हो जाती है तो फिर जीरो नहीं बचता, वन बचता है। ठीक है, जीरो सिर्फ तब बचता है जब माइनस हो रहे हो, जब कैंसिल हो रहे हो ना, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा ना, 2 1 2। लेकिन अगर 2 माइनस 2 होगा तो फिर 0 बचेगा, तो वो माइनस प्लस में 0 बचता है। डिवाइड हो रही हो वैल्यू तो फिर 1 नहीं बचता है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले आप देखें तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं, x की पावर 4 है ना, मैं अगर यूं लिख लूँ x की पावर 2 और एक 2 में बाहर लिख लूँ, 2 टू द 4 ही हो जाएगा, माइनस के 16 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस के 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज और प्लस के 63 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एक चीज होगी। अब आप देखें कि दोनों के पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो अब आप एक्स स्क्वायर को किसी कॉमन वैल्यू के बराबर फर्ज कर सकते हैं। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो जहां जहां पर एक्स स्क्वायर आएगा वहां पे अब हम वाई यूज कर पाएंगे। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा वाई, बाहर स्क्वायर था तो वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 16 एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस के 63 प्लस 63 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखें ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सोल्व करना आसान होता है। तो उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया और 9 7 दा 63 होता है, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। तो लिहाजा मिड टर्म को इसके मुताबिक ब्रेक करते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 आएगा 9y, और आगे 7 है तो उसके साथ भी माइनस के 7y आएगा, दोनों माइनस के होंगे तो माइनस को 16 बनेगा, प्लस के 63 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आएगा y कॉमन, अंदर बच जाएगा y माइनस 9,
इन दोनों में से -7 आएगा, अंदर बचेगा y -9, माइनस लिया ना कॉमन तो प्लस भी माइनस हो जाएगा और 7 9 63 इज इक्वल टू 0। अब y और -7 मिलेगा तो आपके पास ये एक फैक्टर बन गया और y -9 मिलकर आपके पास दूसरा फैक्टर बन गया। अब दोनों 0 के इक्वल हैं तो दोनों को 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो y -7 भी 0 के इक्वल, y -9 भी 0 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ये -7 था वहां जाके +7 हो गया, -9 था तो वहां जाके +9 हो गया। अब जैसा कि हमने y की वैल्यू फर्ज की हुई है यहाँ पर, वो क्या है एक्स स्क्वायर है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम वन y की जगह पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ भी अंडर रूट आ गया और यहाँ भी अंडर रूट आ गया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो x बचा, इसका अंडर रूट है, जब अंडर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस भी आता है और अंदर आ गया 7, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पर भी यही काम करना है, फ्रॉम 1 y की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट आ गया और 9 का भी अंडर रूट आ गया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो x बचा इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट आ गया 3, साथ में आ गया प्लस और माइनस। इस तरीके से आपने x की वैल्यूज को निकाल लिया। दो वैल्यूज है, इनको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट बना के। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा सेट वाली ब्रैकेट, पहली वैल्यू चलिए लिख लें +-3 और बाद में ये लिख लें +-7। इससे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले लिख सकते हैं। ले जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था, अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इसका पार्ट 2 है जी, सेम वैसे ही है जैसे इसका पार्ट 1 था, तो वैसे ही हम करेंगे। तो 4 एज इट इज x की पावर 4 है ना, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ x के अंदर और 2 बाहर, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 ही होगा, -16 भी एज इट इज, साथ में x की पावर 2 भी एज इट इज और प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों के पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, आप इसको किसी सिंगल वेरिएबल के बराबर लेट कर लें, तो फर्ज कर लिया कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर आएगा वहां पे y लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा, 4 एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया y, बाहर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 16 एक्स स्क्वायर की जगह पे y आ गया और प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब आसान हो जाएगा हमारे लिए सोल्व करना। तो करना क्या, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है और 10 और 6 जमा होकर 16 ही बनता है। तो लिहाजा मिड टर्म को इसके मुताबिक ब्रेक करते हैं। तो पहली वैल्यू एज इट इज माइनस, ये 10 था तो 10 y आ गया, आगे 6 है तो फिर माइनस के 6 y आएगा, माइनस ही लगाऊंगा ताकि दोनों माइनस रहें और माइनस हो गए 16 बन जाए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गए 16 हो जाएगा, प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, एक तो 2 आएगा, दूसरा y भी आएगा, तो 2 और y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 2 2 दा 4, एक y निकला तो एक y बच गया, -2 5 दा 10, y चला गया कॉमन। इन दोनों में से माइनस शुरू में तो वो भी आएगा और 3 आएगा, 3 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज आती हैं तो इसलिए 3 कॉमन आएगा। और 3 2 दा 6, साथ में आ गया y, माइनस कॉमन लिया जिस वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और 3 5 दा 15 होता है। अब ये 2y और ये वाला -3 इकट्ठा हो जाएगा और 2y और -5 ये इकट्ठे होके एक अलग फैक्टर बन जाएगा, दोनों 0 के बराबर हैं तो 2y -3 इसे भी 0 के बराबर लिखते हैं हम, और 2y -5 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब 1 बाय 1 दोनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इससे कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये -3 इक्वल के इधर है तो उधर जाके ये +3 हो जाएगा, इक्वल के इधर आके +3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई है इधर आके ये डिवाइड होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से भी निकलेगी y की वैल्यू तो 2y, -5 वहाँ जाके +5, 2 मल्टीप्लाई है इधर आके ये डिवाइड हो गया तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब यहाँ पर हम y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फर्ज की थी, ये वाली इसे 1 कह दें कि y बराबर एक्स स्क्वायर के, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि फ्रॉम 1
1 से क्या होगा, y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इसके बराबर था 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी यही काम करेंगे, फ्रॉम 1 y की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म करते हैं हम, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा जी अंडर रूट। तो यहाँ भी अंडर रूट आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी अंडर रूट आ गया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ x बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट लिया। अब देखिए अंडर रूट जो है ना वो 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं 3 के ऊपर अलग कर लेता हूँ और 2 के ऊपर अलग कर लेता हूँ। अब बटे के नीचे हम अंडर रूट वाली वैल्यूज को नहीं रखते, हम इसे मजीद सोल्व करेंगे कि बटे के नीचे अंडर रूट खत्म हो जाए। उसके लिए हमें करनी पड़ेगी इसकी रैशनलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई और उसी के साथ ही आप इसे डिवाइड कर सकते हो। अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया। अब करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई हम, देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस माइनस 3 टू द 6 हो जाएगा डिवाइड। अब ये दोनों सेम सेम है ना, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर होगा और स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा इस तरीके से, अंडर रूट 2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ बच जाएगा 2 हमारे पास, कुछ इस तरीके से। तो सिर्फ बच जाएगा 2। मैं ये स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस माइनस यहाँ बच गया अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ आ गया 2 इस तरीके से। अब सेम यही स्टेप हमने यहाँ पर भी करने हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर लें ताकि ऊपर वाली वैल्यू जो आ रही है वो भी सीधी सीधी आती रहे। चलें, अब एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट आएगा यहाँ पर भी, और 5 डिवाइडेड बाई 2 इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x बच गया इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट आ गया डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। अब वही बात के अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो, मतलब कि बटे के नीचे जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर है, तो उसका अंडर रूट खत्म करेंगे हम। उसके लिए सेम वही काम के इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या, 5 टू द 10 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ गया ऊपर डिवाइड, सेम सेम मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 10 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय, ये खत्म हुआ तो 2 आ गया। इस तरीके से हमारे पास जो बचा वो हमारा सोल्यूशन सेट है, और उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, पहले वाली प्लस माइनस अंडर रूट के 6 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे, फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, इसमें भी तकरीबन पहले वाला ही मिलता जुलता काम है। तो देखिए लिखा हुआ ना 3 की पावर 2x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर x अंदर लिख लूँ और ये जो 2 है इसके साथ उसे मैं बाहर लिख लूँ, ठीक है। माइनस के 12 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3x एज इट इज, और प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि दोनों के पास है 3x, आप इसे किसी वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लें, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो 3x है ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जहां जहां पे 3x आ रहा है वहां पे आप y पुट करते जाएं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा y। अब इसके ऊपर स्केयर था तो y के ऊपर भी स्केयर आएगा, माइनस के 12, 3y की 3x की जगह पर क्या आ गया, y आ गया, और प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया, और 9 3 द 27 होता है, और 9 और 3 को जमा करें तो 12 भी आता है, तो लिहाजा यही हमारे फैक्टर बनेंगे। तो वाई स्केयर माइनस के 9y और माइनस के 3y प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा y, अंदर बच गया y माइनस 9। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आएगा, अंदर बच गया y, माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 9 द 27 इज इक्वल टू 0। अब y और माइनस 3 इकट्ठे हो जाएंगे तो एक फैक्टर आ गया, और y और माइनस 9 मिलकर एक फैक्टर बना देंगे। अब दोनों 0 के इक्वल हैं तो y माइनस 3 भी 0 के बराबर हो गया,
और y माइनस 9 भी 0 के बराबर हो गया। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, ये -3 है उधर जाके +3 हो गया, और ये -9 था वहाँ जाके +9 हो गया। अब ये y की वैल्यूज़ आई हैं, हमें x की चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने ये जो यूज़ किया था ना रिलेशन, इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ कि 3 की पावर x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, उसको 1 का नाम दिया हुआ था, फ्रॉम 1, y की जगह पर आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब देखिए दोनों तरफ 3 है ना, अब इस 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो बेसिकली कौन सी पावर है, 1 पावर है। तो जब नीचे वाली बेस बराबर हो जाती है तो ऊपर वाली पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं, तो x किसके इक्वल आ गया, फिर 1 के इक्वल आ गया। इस तरीके से x की वैल्यू आई। सेम काम इधर भी करेंगे, तो फ्रॉम 1, y की जगह पर आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब 9 को आप यूं भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, वो 9 होता है। अब देखिए बेस सेम हो गई तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगी, तो x किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। इस तरीके से दोनों तरफ से आपके पास जो वैल्यूज आई उसे सॉल्यूशन सेट में लिखने, पहली वैल्यू आ गई थी 1 और उसके बाद आ गई थी 2, और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके हैं। ये इसका पार्ट 3 था। 4 की तरफ चलते हैं जी। फोर्थ पार्ट है। अब इसमें आप देखें तो आपने ये सवाल पहले भी किए हुए हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, तो आपने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को पकड़ना होता है जिसकी पावर कम होती है, उसको हमने किसी वेरिएबल के बराबर फर्ज करना है। तो लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये जो x प्लस 1/x है ना, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। अब इसकी जगह पर तो हम y लिख देंगे क्योंकि ये y के बराबर फर्ज कर लिया, लेकिन इसकी जगह पर क्या लिखें, अब इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे कहाँ से, यहीं से ही निकालेंगे। आप ले लें दोनों तरफ स्केयर, तो x प्लस 1/x इसका भी आप स्केयर ले लें इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा ना, दोनों तरफ स्केयर ले लिया। अब स्केयर ओपन कर लें, a प्लस बी का होल स्केयर बराबर होता है a स्केयर, आप इसे यूं लिख लें a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस k2, ए की जगह पर पहली वैल्यू और बी की जगह पर दूसरी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब आप देखें ये एक्स स्केयर ही रहेगा, प्लस 1 का स्केयर 1 ही रहेगा और एक्स का स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज है ना एक्स एक्स, तो वो कैंसिल हो गई, सिंपल 2 बचा, 2 1 2 आ गया इज इक्वल टू वाई स्केयर। मजीद आप देखें तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर को यहीं रहने दे, ये +2 है, वहां जाके ये -2 हो जाएगा, तो y स्केयर यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पर अपने सवाल में, और इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लिखनी है। अब लिखते हैं, नाउ इक्वेशन बिकम्स, अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी कि इस पूरी वैल्यू की जगह पर ये आ जाएगा वाई स्केयर -2, तो इसकी जगह पर आ गया वाई स्केयर -k2, उसके बाद है -3, तो -3 आ जाएगा, इसे ब्रैकेट में लिख लें ताकि पता रही उसकी जगह पर आया -3। अब इस सारे की जगह पर आ जाएगा y, ये y के बराबर फर्ज किया हुआ था। आगे है हमारे पास -2, तो -2 आपके पास एज इट इज इक्वल टू 0। अब बस इसे सोल्व करते जाएं, ब्रैकेट ओपन करते हैं आप, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वाई स्केयर -2 -k3y और -k2 इज इक्वल टू 0। वाई स्केयर एज इट इज, ये -k3y भी एज इट इज, ये भी माइनस में है तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनकी करते हैं मिड टर्म ब्रेक, उसके लिए देखिए 4 है ना, 4 1 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 ही आ जाएगा, तो लिहाजा यही फैक्टर बनेंगे हमारे वाई स्केयर -4y और -y लिखूंगा मैं, प्लस के y लिखूंगा, प्लस माइनस होगा फिर ही 3 बचेगा और -4 आपके पास एज इट इज। इन दोनों में से आएगा y कॉमन, अंदर बचेगा y -4, इन दोनों में से +1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो 1 आएगा, शुरू में प्लस है तो प्लस भी आएगा, और बाकी सारी रकम एज इट इज, 1 लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लेकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y और +1 मिल जाएगा तो आपके पास एक फैक्टर बन जाएगा, और y -4 मिलेगा तो आपके पास एक और फैक्टर आ जाएगा। अब दोनों 0 के इक्वल है, दोनों को 0 के इक्वल कर दें, y +1 भी 0 के इक्वल हो गया और y -4 भी 0 के इक्वल हो गया।
y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, +1 है, वहां जाके हो जाएगी -1। अब पहले एक साइड सोल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ इसकी तरफ आ जाएंगे हम। यहाँ से देखें कि y है ना, y की जगह पर हमने y की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने फर्ज की हुई थी यहाँ पर, इसे आप 1 कह लें, तो x प्लस 1/x है y के बराबर। इसी बात को मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 1 y की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 आएगा। अब यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो गया, प्लस x से कैंसिल तो 1 बच गया, इज इक्वल टू -1। अब ये x है ना, इधर आगे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बच गया x स्क्वायर प्लस 1, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल में बच गया हमारे पास 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक तो हो नहीं सकती, सिंपल इस पे आप लगा लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें a b c की जो वैल्यूज है वो भी इसमें से निकाल लेते हैं हम। a की वैल्यू होती है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो 1 है, b होता है x का कोएफिशिएंट, वो भी 1 है, और c होता है कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो भी 1 है, तो 1 1 आ गया। इनमें पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a की जगह पर आ गया 1, c की जगह पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज, a की जगह पर आ गया 1। अब आप इसको मजीद सोल्व करें तो फर्दर आप देखें तो x इज इक्वल टू ये वाला -1 भी एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट। अब आप देखें 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 4 1 दा 4 और 4 1 दा 4 हो जाएगा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 1 दा 2। और फर्दर आप देखें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। इस तरीके से तो एक x की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब सेम इसी तरीके से हमें x की वैल्यू दूसरी तरफ से निकालनी है, तो काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो आप देखें ये -4 है, वहां जाके +4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू +4 हो गया। अब y की वैल्यू भी हम पुट करेंगे फ्रॉम 1 का हम रेफरेंस देंगे फ्रॉम 1, तो y की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर हो गया, प्लस x कैंसिल होके 1 बच गया, इज इक्वल टू 4। ये x यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तरतीब लगाते हैं, ये 4x है इक्वल के इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस के 4x हो जाएगा, और +1 पहले से था इधर, इज इक्वल में यहाँ बच गया 0। अब सेम काम करना है हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो ये वाला था, सेम वही इधर भी आना है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ वहां से उठा के इधर। अब a b c की वैल्यूज को डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या है। a की वैल्यू होती है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 1 है, b होता है x का कोएफिशिएंट, वो -4 है, और c होता है हमारे पास कांस्टेंट, वो है 1। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस इस b की जगह पर, माइनस तो पहले से था ना, b की जगह पर आ जाएगा -4 प्लस माइनस फिर अंडर रूट आएगा, b का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर आ गया, फिर -4, a की जगह पर आ गया 1 और c की जगह पर भी 1 आ गया, डिवाइड में हमारे पास आएगा 2 और a की जगह पर आ गया 1। x इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर अंडर रूट के अंदर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। फर्दर इसको मैं थोड़ा आगे सोल्व कर देता हूँ, तो ये 4 भी एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट, देखें ये माइनस होगा ना तो आपके पास बचेगा 12,
तो यहाँ पे आ गया 12 और डिवाइड में आ गया 2। अब ये जो 12 है इसका अंडर रूट तो डायरेक्टली हमारे पास नहीं होता, लेकिन इसको हम एक ख़ास तरीके से लिखेंगे तो फिर कुछ वैल्यू का अंडर रूट इसमें से निकल भी सकता है। जैसे कि 12 है ना, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 दा 12 होता है और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। अब आप देखेंगे ये जो 4 है इसका अंडर रूट होता है हमारे पास और वो होता है 2, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये 4 एज इट इज, इस 4 का अंडर रूट आ गया 2 प्लस माइनस 2 एज इट इज, फिर अंडर रूट 3 बच गया और डिवाइड में हमारे पास मौजूद था 2। अब इन दोनों में से ऊपर वाली वैल्यू में से आप 2 को कॉमन निकाल लें तो 2 निकलेगा कॉमन, अंदर बचेगा 2 टू द 4 प्लस माइनस ये 2 कॉमन निकल गया तो अंडर रूट 3 बच गया और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया था 2। अब ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो सिंपल फाइनली हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा, वो है जी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये रहा आपका जवाब। अब आप इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लिख लेना चाहिए, जो कि बेहतरीन चीज़ है। तो सॉल्यूशन सेट में अब यहाँ पे लिख देता हूँ जगह कम होने की वजह से। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और एक ये वाली वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इस तरीके से। तो सॉल्यूशन सेट भी लिख लिया और जवाब भी आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपने ये काम पहले एक्सरसाइज में भी किया हुआ है तो आपके लिए ये ज़रा आसान ही होगा। और कहीं पे इशू आए तो आप ज़रूर हमसे पूछें। यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। अब हम मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। जी, इसका 5वां पार्ट है, सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले वाला था। तो काम क्या करना हमने कि ये जो x प्लस 1/x है इसको लेट कर लेंगे। तो फर्ज कर लेते हैं, लेट किया कि ये जो x प्लस 1/x है ये y के बराबर है। अब इसको सोल्व करूंगा ताकि इसकी भी वैल्यू निकल जाए। इसके लिए मुझे दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का स्केयर आ गया, यहाँ से y का भी स्केयर आ गया। दोनों तरफ स्केयर ले लिया, स्केयर ओपन करते हैं तो a स्केयर ब्रैकेट में लिख ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी की जगह पर ये वाली वैल्यू थी, और प्लस 2 ए की जगह पर x और बी की जगह पर 1/x। ये फॉर्मूला ओपन हो गया, इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब आप देखें x का स्केयर x स्केयर रहेगा प्लस 1 का स्केयर 1 और x का स्केयर x स्केयर प्लस ऊपर भी x है नीचे भी x है, दोनों x है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सिंपल क्या बचा, 2 बचा और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्केयर, इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब यहाँ पे देखें तो x प्लस x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू, ये प्लस 2 था यहाँ पर आके ये माइनस के 2 हो गया। ये हो गया काम। अब इसको हम अपनी इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। नाउ इक्वेशन बिकम, अब इक्वेशन कैसी बनेगी, सबसे पहले आप देखेंगे ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे वाई स्केयर -2, तो वहां पे आ गया वाई स्केयर -2 पहले वाली वैल्यू की जगह पर। फिर आगे प्लस है, प्लस में ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पर वाई आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल में था हमारे पास 4, तो इधर आ जाएगा 4। अब आप देखें तो ब्रैकेट ओपन कर दें, वाई स्केयर -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन कर दी। ये 4 प्लस क्या ना, इसे उठा के इधर लें, यहीं पर ही कर लें, इसी स्टेप में कर लें। ये +4 था, इधर आगे -4 हो गया, इज इक्वल में बचा 0। ये वाई स्केयर था, तो वाई स्केयर आपके पास एज इट इज, और उसके साथ आप लगा लें वाई को -2 और -4, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसके फैक्टर बनेंगे 3 टू द 6, 6 भी आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। अब लिखते हैं इनको, तो सबसे पहले वाई स्केयर है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखें +3 आएगा, +3y, और आगे है 2, तो मैं -2y लिखूंगा ताकि ये दोनों माइनस हो तो y ही वापस बचे। आगे -6 आ गया, इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा y, अंदर बच गया y +3। इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, अंदर बच गया हमारे पास y, माइनस निकला तो ये प्लस हो गया, 2 3 द 6 इज इक्वल टू
0। अब y और -2 इकट्ठा हो जाएगा, y -2 ये एक वैल्यू होगी और y + 3 आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0। अब y -2 ये भी 0 के इक्वल है और y + 3 भी 0 के इक्वल है। ये -2 है, वहां जाके ये +2 हो जाएगा और ये वहां जाके -3 हो जाएगा। इस तरीके से y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें x की बेसिकली फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें y की जगह पर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको आप 1 का नाम दे दे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 y की जगह पर आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x का ले लें एलसीएम, बटे में है ना, तो एलसीएम आएगा x x से मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर हो गया प्लस x x कैंसिल तो 1 बचा इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड है 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x हो गया। अब ये प्लस 2x है ना, इधर आगे ये माइनस के 2x हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस के 2x और ये प्लस 1 इधर लिख लें इज इक्वल में बच गया 0। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे करेंगे, ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं आएगा और 1 + 1 2 भी हो जाता है, तो इस तरीके से होगा x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स लिख लें, माइनस माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, अंदर बच गया x -1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो शुरू में माइनस तो वो भी आता है, कुछ कॉमन ना निकले तो 1 आता है। अंदर बचेगा x, माइनस कॉमन लिया जिस वजह से ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला x और ये वाला -1 मिल जाएंगे तो ये 1 बन गया और इन दोनों को मिलाकर ये दूसरा फैक्टर बन गया x -1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो माइनस माइनस मतलब सेम से मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा। स्केयर खत्म करने के लिए हम लेंगे अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट आ गया और 0 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट स्केयर से कैंसिल तो x -1 बचेगा, x -1 इज इक्वल टू 0। ये -1 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये +1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास फाइनली एक वैल्यू तो आ गई x की। अब काम करते हैं दूसरी साइड पर, यहाँ से भी निकालते हैं x की वैल्यू, तो लिखते हैं जी फ्रॉम 1 y की जगह पर आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा, हमारे पास 3 आएगा, नहीं x आएगा ना कॉमन, जो एलसीएम जो बटे के नीचे होता है वो एलसीएम आता है, तो x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ गया प्लस x x कैंसिल तो 1 बचा इज इक्वल में यहाँ पर है -3। ये x डिवाइड है 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x और देन +1 पहले से था इधर इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो बस सिंपल आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, उसके मुताबिक x बराबर होता है -b प्लस माइनस ए बी सी की वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो a की वैल्यू होती है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है, b होता है x का कोएफिशिएंट वो 3 है और c होता है हमारे पास मतलब कांस्टेंट वैल्यू वो भी 1 है। अब इसमें पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ गया माइनस के 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पर भी 1 आ गया। इसको मैं यहीं पर ही थोड़ा सा एक स्टेप कर देता हूँ, -3 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 1 दा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2 x इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 3 करेंगे 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या बचा 2 बच गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ से भी आ गई और यहाँ से भी आ गई। अब आप इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2।
इस तरीके से आपने इसे सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। कहीं पर भी इशू आता है तो बता दीजिएगा, हम आपकी कमेंट पढ़ते भी हैं और उनके रिप्लाई भी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि लाजमी करें। तो यहाँ तक आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। इनको करने के लिए इनकी तरतीब लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तरतीब कैसे लगाते हैं, आपने इनके कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके देखना है जवाब सही आता है कि नहीं आता। जैसे कि 9 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, और -7 प्लस 5 करेंगे तो -2 आएगा। अब बराबर नहीं ना आया जवाब, तो मतलब ये कम्बिनेशन ठीक नहीं है। अब थोड़ी तरतीब लगाते हैं, हम यूँ कर लेते हैं कि 9 और -7, -3 और 5 को इकट्ठा करके देखते हैं। तो 9 -7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 -3 करेंगे तब भी 2 आएगा। अब बराबर आ गया जवाब, मतलब यही हमारा कम्बिनेशन ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले x प्लस 9, इसके साथ कौन सा है x माइनस 7, ये आ जाएगा। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लें आप। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया ना। अब ये दो x माइनस 3, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 5, और बच गया क्या है हमारे पास, बच गया जी 385। अब इनको सोल्व करते हैं। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x7 से मल्टीप्लाई होकर 7x हो जाएगा, 9x से मल्टीप्लाई होकर प्लस के 9x आ जाएगा, माइनस 9 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 63 आ जाएगा। आगे बात करते हैं इन दोनों की। x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो गया, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ गया। 3 की बारी है, -3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3x, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 इज इक्वल टू 385। यहाँ से देखें तो x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, प्लस के 2x और माइनस के 63। उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर, इनको भी प्लस माइनस कर लें तो प्लस के 2x बच जाएगा, और माइनस के 15 एज इट इज इक्वल टू 385 आ गया। अब आप देखिए इतना इतना हिस्सा दोनों में सेम हो गया ना। इसको आप फर्ज कर ले किसी वेरिएबल के बराबर। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ये जो हिस्सा सेम सेम है, एक्स के प्लस के 2y 2x, एक्स के प्लस 2x, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा और यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा। अब इनकी जगह पर हम y लिख देंगे, तो इस सारे की जगह पर आ जाएगा y, आगे -63 है तो वो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सबकी जगह पे आएगा y, और माइनस के 15 इज इक्वल 385 इज इक्वल 385। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, y -15 से होगा तो माइनस के 15y आ जाएगा। अब -63 y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 63y हो जाएगा। अब -63 माइनस के 15 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 63 और 15 मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास आता है जी 945। एक काम ये करेंगे, ये प्लस है इसे भी इधर लें तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 385 यहाँ पे आगे माइनस होगा, इक्वल के इधर बचा 0। फर्दर आप देख लें तो वाई स्क्वायर, ये भी माइनस के 15, ये भी माइनस, तो माइनस 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 रहेगा, 15 और 63 आपस में जमा हो जाएंगे, 78 आ जाएगा, साथ में आ गया वाई। अब इन दोनों को माइनस करें, 560 आ जाएगा, प्लस के 560 इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब ये बन गई है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 560। इसके अब फैक्टर ढूंढते हैं, अगर ना मिले आसानी से तो हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे क्वाड्रेटिक। फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी हम, तो 2 टू द 4, एक कैरी 16 हो गया, 2 8 16, ऊपर से आ गया 0, फिर 2 1 द 2, 2 4 द 8, 0 एज इट इज, फिर 2 7 द 14 और साथ में आ गया 0। अब देखें यहाँ पे क्या बना, 8 बना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और यहाँ पे 70, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आपके पास आ गया 560, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 78 आएगा आपके पास, और यहाँ पर भी 78 है, तो लिहाजा हम अपनी मिड टर्म को इसके मुताबिक ही ब्रेक कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस पहले 70y, और फिर आगे 8 था ना, तो फिर माइनस के 8y आएगा, माइनस के 70y
और फिर माइनस के 8y और प्लस के 560 इज इक्वल आ गया 0 के। इन दोनों में से कॉमन आएगा y, अंदर बच जाएगा y माइनस 70। इन दोनों में से माइनस के 8 कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा y, माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी 70 ही बचेगा, क्योंकि 8 का टेबल 70 तक पढ़ें तो 568 आता है। चलें, अब y और माइनस 8 इकट्ठा हो जाएगा तो आपके पास ये एक फैक्टर बन गया और y और माइनस के 70 मिलकर आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया। दोनों ही 0 के इक्वल है तो दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, उसी तरीके से y माइनस के 70 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये रफ वर्क है, यहाँ पे थोड़ा हम लगा देते हैं, पता रहे जी ये रफ वर्क का ये अलग चीज़ है। तो y माइनस 8 है, उस साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस 8, तो y इज इक्वल टू प्लस 8 हो गया। यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस 7 हो गया। अब यहाँ तक तो आई है y की वैल्यू। बेसिकली हमें x में सवाल दिया हुआ था और हमें फाइंड भी x की ही वैल्यू करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर फिर y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमने फर्ज की हुई थी शुरू में कि y बराबर एक्स के प्लस 2x के, तो इसको 1 का नाम दे देते हैं ताकि रेफरेंस देना आसान हो। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1, बल्कि आप यूं करें ना, आपने यहाँ पे जो पुट करना है आप इधर ही कर दें, ऊपर ही यहाँ पर ही कर दें। यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ फ्रॉम 1, इससे यह है कि मजीद हमारा टाइम बचेगा। तो y की जगह पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये था 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो y की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लें। अगर देखा जाए तो इसकी मिड टर्म ब्रेक तो हो सकती है। यहाँ पर 8 है, इधर 1 है, 8 1 8 और 4 2 8 होता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो लिहाजा ऐसे ही हम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x और माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बच गया x प्लस 4। इन दोनों में से माइनस 2 आएगा कॉमन, अंदर बच गया जी x प्लस 2 4 द 8 इज इक्वल टू 0। x और माइनस 2 ये एक बन गया और x प्लस 4 आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया। दोनों 0 के इक्वल हैं तो करते हैं, इन्हें भी 0 के इक्वल कर दें। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें ये माइनस 2 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 2, प्लस 4 है, यहाँ आके माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि आपके पास x की एक साइड से तो वैल्यूज आ गई हैं, अब बारी है इस वाली साइड की। तो यहाँ पर भी हमें y की जगह पर लिखनी चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ लिखने की बजाय ऊपर ही लिख देता हूँ जैसा मैंने यहाँ पे किया था। तो y की जगह पर आ जाएगा जी फ्रॉम 1 से y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस 8 नहीं प्लस 2x, इतना था। ये y की जगह आ गया और आगे माइनस 70 है तो वो एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी अगर आप मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। बेहतर है कि आप क्या करें, आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो उसके मुताबिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ABC की वैल्यूज हम डिफाइन कर लें। A की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाली वो 1 है, B होता है x के साथ वाली वो 2 है और C होता है कांस्टेंट, वो है माइनस के 70। वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस, B की जगह पे 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, B की जगह पर आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, A की जगह पर आ गया 1 और C की जगह पर आ गया माइनस के 70 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पर आ गया 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। अब 4 1 4 और देन 4 ने 70 से मल्टीप्लाई होना है तो 280 आ जाएगा इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 1 आ गया, 2 1 2 हो गया। फर्दर चलते हैं जी, इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट,
इनको जमा करेंगे तो 284 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसका अंडर रूट अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो आपके पास नहीं आएगा, तो लिहाजा मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 284 है ना, इसको जब मैं यूं लिखूं 4 मल्टीप्लाई 71 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 284 ही आता है। अब इसका क्या फायदा, 4 का अंडर रूट होता है हमारे पास, वो होता है 2, तो 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 हमारे पास, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 बाहर निकल गया और 71 का नहीं आता, वो अंदर ही रहेगा, डिवाइड में आ गया 2। ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 को निकालते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 2 निकला तो -1 बचा, प्लस माइनस 2 निकला तो अंडर रूट 71 आ गया, डिवाइडेड बाय फिर 2 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऊपर वाली वैल्यू बचेगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो इस तरीके से एक x की वैल्यू ये आई है आपके पास, और बाकी दो आपने दूसरी साइड से निकाली थी, ये भी दो ही हैं, प्लस माइनस आना तो दो हैं। अब सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में सारी वैल्यू लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन सेट में यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और -4, 2 -4 और ये वाली आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। यही आपका जवाब है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं जी, इसका 6 वाला था, 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तरतीब चेक करनी है, तो तरतीब इसकी लगी हुई है, कैसे देखिए, -1 और -2 -3 हो गया, 5 -8 करेंगे तो भी -3 आएगा, तो मतलब ऑटोमेटिकली तरतीब लगी है, आपको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं वैसे इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, तरतीब की फॉर्म में, x-1 और x-2 ये हमारे पास बन गया, और देन x + 5 और x-8 ये दूसरे वाला हमारा जोड़ा बन गया, -360। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, x-2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, -1 अब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, और -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x² हो गया, x-8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8x, 5x से मल्टीप्लाई होगा तो +5x, और 5 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 8 40 होता है, इधर आ गया -360। अब आप देखें तो x² भी एज इट इज, इनको प्लस माइनस करेंगे तो -3x हो जाएगा और +2 हो गया। यहाँ देखें तो x² एज इट इज, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -3x हो जाएगा और -40 इज इक्वल टू -360 हो जाएगा। अब ये ऐसा सेम हो गया ना, x-3 तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं, तो लेट ये जो x² -3x है, इसको हम -3x इसको हम बराबर फर्ज कर लेते हैं y के, तो यहाँ पर आ जाएगा y, इसकी जगह पर आ गया y +2, और आगे देखें इसकी जगह पर भी आ गया y -40 इज इक्वल टू -360। इनको अब मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, y +2 और y -40 को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो y से y मल्टीप्लाई होगा तो y का स्केयर हो गया, y 40 से मल्टीप्लाई होगा तो -40y हो गया। अब 2 की बारी है, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, -2 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा। अब ये माइनस है, इससे भी इधर ले आए तो इधर आगे प्लस का 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो y² एज इट इज, इनको सोल्व करें, 40y माइनस के 2y तो -38y आ जाएगा, इनको सोल्व कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 280 प्लस के 280 इज इक्वल टू 0। अब करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेक, तो 280 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाले 1 से ना, तो 280 ही वापस आ जाएगा। अब 280 के हम फैक्टर ढूंढते हैं, तो 2 1 द 2, 2 4 द 8 0 एज इट इज, 2 7 द 14 0 एज इट इज,
उसके बाद 2 2 3 द 6 8 कैरी व 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 द 10। तो नहीं, ये भी नहीं बनेगा। मज़ीद देखते हैं तो 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 7 द 35। तो थोड़ा गौर व फिक्र के बाद इसके अंदर से आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखें, आप यूं कर लेना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ना आएगा, बाकी क्या बच गया 7 और ये 2 2। इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14, 14 2 28, 28 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10 तो 280 ही आएगा। और इनको प्लस करेंगे तो 38 भी आ जाएगा। तो लिहाजा 38 की फैक्टर्स इस तरीके से बनेंगे, वाई स्केयर माइनस के 28y और फिर माइनस के 10y। दोनों के साथ माइनस लिखूंगा ताकि 38 बन जाए, प्लस के 280 एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा y, अंदर बच जाएगा y माइनस के 28। इनमें से कॉमन आएगा माइनस के 10, अंदर बच जाएगा y, माइनस लिया ना कॉमन तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। अब y और माइनस के 10 ये इकट्ठा हो जाएगा और y और माइनस के 28 ये भी इकट्ठा हो जाएगा। दोनों जीरो के बराबर हैं तो दोनों को जीरो के बराबर लिख देते हैं। y माइनस 10 भी जीरो के बराबर हो गया और y माइनस के 28 भी जीरो के बराबर हो गया। अब ये जो फैक्टराइजेशन है इसको जरा उठा के ऊपर ले जाते हैं, साइड पे लाइन भी लगा देते हैं ताकि ये याद रहेगी कि ये एक हमारा रफ वर्क था। चले अब आते हैं यहाँ पर y की वैल्यूज निकालते हैं। तो -10 था, उस साइड पे जाके हो गया +10, तो y इज इक्वल टू +10। बल्कि आप काम करें यहाँ पर, वही काम करें जो इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपका टाइम बचेगा। y की वैल्यू है क्या, वो थी ये, इसे 1 का नाम दे दें। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 y की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो y की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस साइड को पहले मैं सोल्व करता हूँ, बाद में दूसरी तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे 10 है, 10 देखिए कहाँ पे आता है, 5 टू द 10 होता है और 5 2 माइनस करेंगे तो 3 भी आता है, तो लिहाजा मिड टर्म को 5 और 2 से ब्रेक करेंगे। तो पहले आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और देन प्लस के 2x लिखूंगा, 5 और 2 प्लस का लिखूंगा ताकि प्लस माइनस हो गए 3 आए और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन आया x, अंदर बच गया x माइनस 5। इनमें से कॉमन आ गया +2, अंदर बच गया x माइनस 2 5 द 10 इज इक्वल टू 0। x और 2 इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 5 इकट्ठा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि दोनों ही 0 के बराबर है तो दोनों को अलग कर लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक चीज़ आ गई, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, +2 था उधर जाके -2 हो गया, -5 था वहाँ जाके +5 हो गया। ये तो एक काम हो गया। अब आते हैं इस साइड पर, इधर भी सेम वही काम करेंगे। फ्रॉम 1 y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी और वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, नहीं माइनस 3x तक y की वैल्यू और आगे माइनस के 28 ऊपर से एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 28 है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 7 चौका 28 और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो 7 और 4 से मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो पहले आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और अब प्लस के 4x लिखूंगा ताकि प्लस माइनस होकर 3 बने और माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन आएगा x, अंदर बचा x माइनस 7। इनमें से कॉमन आ गया +4, अंदर बच गया x माइनस 7 आ जाएगा ना, 4 7 दा 28 0। अब x और 4 इकट्ठा हो जाएगा और x माइनस 7 इकट्ठा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं तो दोनों को अलग कर लेते हैं। x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल हो गया, x माइनस 7 भी 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से देखें ये +4 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके -4 हो गया, -7 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके +7 हो गया। तो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं x की सारी। इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें आप। यहाँ से -2 5
फिर -4 और देन 7। इस तरीके से आपने इसको भी सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ जी, अहमद टेक 2 आवर टू पेंट 50 ग्लासेस। कि अहमद 50 ग्लास को पेंट करने के लिए 2 घंटे लेता है। तो ये अहमद का वर्क रेट हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अहमद का वर्क रेट क्या है कि वो 2 घंटे ले रहा है 50 ग्लास करने में। तो 50 डिवाइडेड बाय 2, जो वर्क होता है उससे ऊपर लिखते हैं और जितना टाइम लगता है टाइम को हमेशा नीचे लिखते हैं। उसको डिवाइड कर दें तो वर्क रेट आ जाता है। इनको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 वर्क रेट का यूनिट क्या बनेगा, 50 गिलास थे ना, तो 50 ग्लासेस पर आवर, घंटों में टाइम था तो वो आवर आ गया। चलें अब आगे वो बात करता है कि फाइजा टेक्स 2 आवर टू पेंट 45 ग्लासेस। कि फाइजा 2 घंटे, वो भी 2 घंटे यूज करती है लेकिन वो 45 ग्लासेस को पेंट करती है। तो फाइजा का वर्क रेट फाइंड करते हैं। फाइजा वर्क रेट, फाइजा 45 ग्लासेस पेंट करती है 2 घंटों के अंदर और इनको डिवाइड करने पे आता है 22.5। इसका भी यूनिट क्या बनेगा, ग्लासेस, क्योंकि ऊपर हम ग्लासेस लिख रहे थे और नीचे क्या लिख रहे थे, टाइम, जो कि आवर्स में था, घंटों में था। ये आ गया। अब आगे वो कहता है वर्किंग टुगेदर, कि अगर वो इकट्ठा काम करे तो क्या होता है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। कि अगर वो इकट्ठे काम करें तो 150 ग्लासेस को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। अब जो इकट्ठे काम करेंगे तो मैं इनका इकट्ठे काम करने का वर्क रेट फाइंड कर लेता हूँ। तो उसे हम कहेंगे कंबाइन वर्क रेट। वो कैसे आएगा, अहमद का और फायदा का दोनों का वर्क रेट आप ऐड कर दें। तो अहमद का वर्क रेट था 25 प्लस फायजा का था 22.5। इनको जमा कर देते हैं 47.5 आ जाएगा। तो ये कंबाइन वर्क भी रेट आ गया। तो हमें बेसिकली फाइंड ये करना है कि अगर वो 150 ग्लास पेंट करते हैं तो टाइम कितना लगेगा। तो आते हैं जी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 150 ग्लासेस, कि 150 ग्लासेस को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है कि टाइम बराबर है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क रेट। क्योंकि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो इकट्ठे काम करेंगे तो टोटल कितना काम होगा, 150 ग्लासेस का काम होगा। तो टोटल वर्क की जगह पर क्या आ गया, 150 डिवाइडेड बाय, और जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो फिर वर्क रेट भी इकट्ठे वाला यूज होगा, वो है 47.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 47.5। ये हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.157, ऐसे आएगा। आप इसे राउंड अबव कर लें। राउंड अबव करेंगे तो ये कुछ यूं बनेगा 3.16 आवर्स। ले जी, ये आ गया आपके पास टाइम, कि इतने घंटे में ये दोनों कैलकुलेट अपना ग्लास जो है वो कर लेंगे। अब बुक में इतना ही जवाब है। अगर वो करता मजीद, मतलब इस पॉइंट को आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करवा के, लेकिन इतना ही है तो हम इतना ही कर लेते हैं। यहाँ तक ये 5वां सवाल था। 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है कि आ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। के मान लें कि आपके पास ये टैंक है और एक टूट गया जहां से पानी आ रहा है, और वो इस टैंक को फिल कर सकती है 6 घंटे के अंदर अंदर। एंड अदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स। और एक दूसरी टैप है इसके नीचे, मान लें कि कहीं पे टैप है, वहां से पानी निकले अगर, तो 9 घंटों के अंदर ये टैंक खाली हो जाएगा। अगर फिल होता है तो 6 घंटों में फिल होगा, और अगर खाली होता है तो 9 घंटों में खाली हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। अच्छा, वो कहता है इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों को इकट्ठा ही ओपन कर दिया जाए, जहां से पानी आ रहा है वो और जहां से पानी निकल रहा है वो, दोनों को इकट्ठा ही ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में, ये सवाल है। तो पहले तो हम डाटा लिखते हैं जी। फर्स्ट टैप वर्क रेट, तो पहले टैप का जो वर्क रेट है वो क्या होगा, वर्क रेट क्या होगा कि एक टैंक को फिल किया जा रहा है, 1 टैंक डिवाइडेड बाय, ये कितनी देर में फिल कर रहा है, 6 घंटों में फिल कर रहा है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, टैंक, 1 टैंक पर आवर।
ठीक है। तो ये वर्क रेट हो गया फर्स्ट वाली टैब का या फर्स्ट वाली टूटी का। दूसरे की बात करते हैं सेकंड टैब वर्क रेट, वो क्या होगा 1/, सेकंड टैब क्या कर रही है देखें, वो भी एक टैंक फिल कर रही है, बल्कि फिल नहीं कर रही, वो तो एम्प्टी कर रही है। सेकंड टैब क्या कर रही है, खाली कर रही है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्टी, वो चूंकि सेकंड टैब एम्प्टी कर रही है तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि वर्क जो है फिर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा फिर क्या होगा नेगेटिव होगा। और इसका रेट कैसे निकलेगा, एक टैंक को ये खाली कर रहा है कितनी देर में, 9 घंटों के अंदर एम्प्टी कर रहा है। तो वर्क रेट क्या आ गया जी, टैंक पर आवर। नेगेटिव क्यों आया साथ में, क्योंकि ये इसको खाली करने में लगा हुआ है, पहले वाले का ऑपोजिट काम कर रही है, इसलिए इसका जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। अब आते हैं हम इसके कंबाइन वर्क रेट पे। कंबाइन कैसे आएगा, दोनों को इकट्ठा करके। तो पहला है 1/6 और दूसरा मेरे पास माइनस के 1/9। अब इनको इकट्ठा कर ले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, वो होगा 18। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 18 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। माइनस 9 का टेबल 2 तक पढ़े तो 2 1 2 आ गया। 3 - 2 करेंगे तो 1 बचा, डिवाइडेड बाय 18। अब आते हैं कि ये अगर हम दोनों टैब को इकट्ठा ही करते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर कितना टाइम लगेगा इसको फिल होने में। तो कंबाइन वर्क रेट फाइंड कर लिया, तो अब हम मालूम करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड फिल टू एम्प्टी टैंक, एम्प्टी टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का ये फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क रेट। तो टोटल वर्क कितना हो रहा है, एक टैंक को फिल किया जा रहा है, उसके अलावा टोटल टाइम कितना लग रहा है। कंबाइंड टाइम हम फाइंड कर चुके हैं 1/18, तो 1/18 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 18। अच्छा यहाँ पर भी इसका यूनिट लिख ले, टैंक पर आवर। अब यहाँ पर जब नीचे वाली वैल्यू बटे में होती है ना, तो उसकी नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 18 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। नीचे मान लिखना जरूरी नहीं होता, तो हम नहीं लिखते, सिंपल 18 आवर्स आ जाएगा साथ में। तो 18 घंटे लगेंगे उस टैंक को फिल होने में, अगर दोनों टूटियां इकट्ठी खोल दी जाए, एक से पानी निकल रहा हो और एक से पानी आ रहा हो। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं इसके बाद 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ जी, माहम बाउट आ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर ₹300 के माहम ने 300 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे हैं। अब कितने खरीदे ये उसने नहीं बताया। आगे वो कहता है इफ ईच टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस। वो कहता है कि अगर हर एक टॉय में से 5 रुपए की कमी कर दी जाए, मतलब जितने भी उसने टॉय खरीदे हैं उनमें से 5-5 रुपए की हर एक में से कमी कर दी जाए, शी कुड हैव अबाउट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट। तो वो इतने ही पैसों के अंदर मजीद 2 खिलौने और खरीद सकती है। अगर बाकी तमाम खिलौनों में से 5-5 रुपए कम कर दिए जाएं, तो वो इतने ही पैसों के अंदर रहकर मजीद 2 खिलौने और खरीद सकती है। आपने ये क्या बताना है, हाउ मैनी टॉयज डिड शी बाय। आपने बताना है कि उसने कितने खिलौने खरीदे हैं। ठीक है, शुरू में जो वो कहा था ना, माम अबाउट सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, कुछ उसने टॉयज खरीदे हैं, तो वो कितने खरीदे हैं ये आपको बताना है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि माहम ने जितने खिलौने खरीदे हैं वो एक्स है। तो नंबर ऑफ टॉयज माहम अबाउट वो एक्स है, उसे हम एक्स कह देते हैं जी, इतने टॉयज उसने खरीदे थे। अब आगे वाली जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको देखें जरा। वो कहता है जी, इफ ईच टॉय हैड कॉस्ट 5, कि अगर हर एक टॉय की जो कॉस्ट है, मतलब अगर मैं निकालूं कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी एक टॉय की, तो वो कैसे आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे आती है कि जितने आपने टॉयज खरीदे हैं उसको आप डिवाइड कर दें जितने के आपको पास टॉयज आए हैं। तो टॉयज उसने खरीदे 300 रुपए के, और कितने खरीदे, एक्स खरीदे। तो ये मेरे पास अगर एक्स की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं लिख के डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है एक टॉय की। अच्छा जी, आगे वो कहता है इफ ईच टॉय हैड कॉस्ट 5 लेस, कि अगर हर एक टॉय में से हम 5 रुपए की कमी करते हैं तो क्या होगा, शी कुड बाय 2 मोर, तो वो 2 और टॉय को खरीद सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अब दोबारा हम 5 रुपए कम कर देंगे तो हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो फिर दोबारा हमें लिखनी पड़ेगी। वो क्या होगी, जब कम नहीं किए थे तो तब इतनी कॉस्ट थी, अब हमने क्या कर दिया, उसमें से 5 रुपए कम कर दिए हैं,
तो जितनी कॉस्ट ओरिजिनल थी उसमें से हम क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 रुपये अब हमने कम कर दिया। तो 5 रुपये कम करके जो कॉस्ट आएगी वो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। अब जब हमने 5 रुपये कम किए कॉस्ट में से, तो उसने मजीद खिलौने खरीदे। मजीद उसने कितने खरीदे, 2 और खरीदे। तो जब हमने 5 रुपये कम कर दिए तो मजीद उसने कितने टॉयज खरीदे, तो न्यू नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए। पहले वो एक्स खरीद रही थी, जब 5 रुपये की कमी कर दी तो 2 ज्यादा खरीद दिए, तो वो कितने हो गए, x+2 हो गए। 2 खिलौने उसमें मजीद ज्यादा ऐड हो गए। इस तरीके से आपने अपना डाटा लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास है जी, सिंस टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। जैसा कि दोनों केसेस में जब उसने खिलौने खरीदे थे इतने एक्स खिलौने खरीदे थे 300 रुपये में, तो तब भी 300 रुपये में ही आ रहे थे एक्स वाले खिलौने। जब उसने x+2 मतलब 2 खिलौने ज्यादा खरीद लिए तब भी 300 रुपये का ही खर्चा हो रहा था। तो ये बात तो उसने बता दी कि अमाउंट सेम है दोनों केसेस में। बस क्या कर दिया था हमने कि जब वो 2 खिलौने ज्यादा खरीदी थी तो बाकी सब में से 5-5 रुपये कम कर दिए थे, तो पैसे उसके उतने ही लगे। अब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से कि जितनी कॉस्ट आई है नए खिलौनों पर, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें जितने हमने नए खिलौने खरीदे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी है। तो मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। न्यू कॉस्ट कितनी है, देखिए एक सादा सा मैथमेटिक्स है। अगर आप जाते हैं, आपको कहा जाता है जी आपने 5 पेंसिलें खरीदी हैं 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए की 5 पेंसिलें खरीदी हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 50 रुपये। ऐसे ही है ना, सेम वही चीज़ है कि अब आपके पास आपने कितने टॉयज खरीदे हैं, आपने खरीदे हैं x+2, ये आपने टॉयज खरीद लिए। और कितने का एक टॉय आपको मिला था, इतने का मिला था ना न्यू टॉयज, वो थे हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ऐसे लिखना है, ये बताने का मकसद था, ये कोई नई चीज़ नहीं किया आपने, ये डेली लाइफ में करते हैं। तो टोटल खर्चा कितना हुआ था, अभी भी 300 हुआ था। जब आप इतने खरीदेंगे टॉयज और इतने पैसों में खरीदेंगे तो आपके पास टोटल खर्चा कितना होगा, तब भी 300 ही होगा। अब बस इसे सोल्व कर लें और x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि डिवाइड में वैल्यू है तो इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा जी, x आएगा, x से कैंसिल तो 300 बचा, माइनस यहाँ पे x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास x+2 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल में 300। अब ये x यहाँ पे डिवाइड है 300 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी बचेगा 300 माइनस के 5 x। अच्छा 5 अकेला नहीं आएगा, साथ में x भी आएगा ना, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो x डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। और यहाँ से आ गया हमारे पास x+2 इज इक्वल टू 300। ये x डिवाइड था, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x, 300x हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 300x से मल्टीप्लाई होगा तो 300x हो जाएगा, 302 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 हो जाएगा, 5x x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 5x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10x हो गया, इज इक्वल टू 300x। जो चीज इक्वल के दोनों तरफ सेम हो तो वो तो कैंसिल हो जाती है, तो 300x इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो आप एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा तो फिर कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इधर ही कर दें डायरेक्टली। बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस के 5x स्क्वायर और माइनस के 10x, और बच गया था ये वाला प्लस के 600 इज इक्वल टू 0। इनमें से अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ, सिर्फ 5 ही नहीं माइनस 5 ले लेता हूँ ताकि x स्क्वायर वाली वैल्यू भी प्लस बन जाए। तो 5x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और 5 टू द 10 साथ में आ गया x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, और बाकी हमारे पास बचेगा 5 1 द 5 5 टू द 10 0 आ गया, 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब -5 है, 0 के नीचे जाके डिवाइड होगा और ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस के 5। अब यहाँ पर आपने करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 120 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा 120 आएगा, और इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा कि जब 12 है वो मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो 120 आ जाएगा, और माइनस करने पे 2 भी आता है, दरम्यान में 2 मौजूद है, तो इसके मुताबिक मिड टर्म ब्रेक करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और देन माइनस के 10x और माइनस के 20 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 0, ये डिवाइड होकर 0 ही रहेगा। इनमें से आया x कॉमन, अंदर बच गया जी x प्लस 12, इनमें से आ गया माइनस 10 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। x और माइनस 10 इकट्ठे हो जाएंगे, x माइनस 10 ये एक फैक्टर आ गया और x प्लस 12 दूसरा फैक्टर आ गया। जैसा कि दोनों ही 0 के इक्वल हैं तो दोनों को 0 के इक्वल लिख देते हैं। x माइनस 10 भी 0 के इक्वल हो गया और x प्लस 12 भी 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से देखें ये माइनस 10 है, वहाँ जाके ये प्लस 10 हो गया, ये प्लस 12 है, वहाँ जाके माइनस के 12 हो गया। अब x का मतलब क्या था कि जितने उसने टॉयज खरीदे हैं, अब ये माइनस में तो नहीं ना हो सकते कि मैंने माइनस 12 टॉयज खरीदे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे कि उसने 10 टॉयज खरीदे होंगे माँ हमने। अब इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टॉयज कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो लिहाजा माँ हमने कितने खरीदे होंगे, 10 टॉयज खरीदे होंगे और यही आपका जवाब है। इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन थे रिव्यू के वो कंप्लीट हो गए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं दे दूंगा इसके फर्स्ट कमेंट में। और दूसरी चीज़ आपके पास अब इसके एमसीक्यूज हैं, अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और फिर अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आपके सामने है जी रिव्यू एक्सरसाइज, इसके अब एमसीक्यूज करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यूज है दी एक्सप्रेशन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहेंगे इसे हम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो आप यहीं पर इसकी कटिंग करके देख लें। देखें ये दोनों 6 पे कट जाएंगे, 6 2 द 12, 6 3 द 18, ये वाला a इस a स्क्वायर से कट जाएगा और ये c भी c स्क्वायर से कट जाएगा, तो सिंपल क्या बच गया, ऊपर 3 a b और c बच गया, डिवाइड में हमारे पास सिर्फ 2 बच गया था और ये कौन सा ऑप्शन है, b ऑप्शन है, तो यहाँ b आ गया। नेक्स्ट है जी लोवेस्ट फॉर्म, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी भी यहीं पे कटिंग करते हैं। तो 5 पर होगा 5 3 द 15, 5 2 द 10, तो ऊपर 3 और 2 बच गया, बाकी वेरिएबल कोई भी नहीं कटा, तो 3/2 x y z, ये वाला a ऑप्शन आ गया आपके पास। नेक्स्ट आता है जी इसे सिंप्लीफाई करें। देखिए दोनों के नीचे 5 है ना, तो एलसीएम 5 ही आ जाएगा, ऊपर से वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1 प्लस ये वाला और ऊपर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3। एलसीएम सेम हो जाए ना, मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए तो वही एलसीएम आता है और ऊपर वाली वैल्यूज वैसे नीचे उतर जाती हैं। अब 3x और 2x जमा करेंगे तो 5x हो जाएगा, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, डिवाइड में आ गया 5। अब देखें यही वो ऑप्शन है बी वाला, तो इसलिए बी लग गया। नेक्स्ट है जी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, ऊपर तो फॉर्मूला लग रहा है ना, एक दोनों का स्केयर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे आप इसे और एक बार आप इसे माइनस में लिखेंगे और डिवाइड में हमारे पास x प्लस वाई और ये सारी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस वाई के साथ। अब ऊपर नीचे जो सेम है वो तो कट जाएंगे, y वाली प्लस वाली से कैंसिल, तो सिर्फ बचा है x माइनस वाई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर स्केयर बन जाएगा और आपके डी ऑप्शन में ये स्केयर ही मौजूद है, तो लिहाजा आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वो कहता है इनको डिवाइड करें, तो ये तो एक फॉर्मूला ना, x3 माइनस वाई 3 बराबर होता है x माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब डिवाइड किसके साथ हो रहा है, एक्स माइनस वाई, तो डिवाइड को आप यूं भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बच जाएगा, यही ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट आ जी हमारे पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल इक्वेशन ही कहते हैं ना, बटे में लिखी हुई है, फ्रैक्शन में है। आगे आता है जी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं जिसमें पावर के अंदर वेरिएबल आ जाए, तो वेरिएबल देखिए एक्स मौजूद है पावर में, तो इसलिए इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आगे वो कहते हैं इसके रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, तो इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 128 है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए ना मैंने 128 की फैक्टराइजेशन कर ली, क्योंकि ये 128 है, इसके आगे 1 ना तो मल्टीप्लाई होगा 128 ही आना था। फैक्टराइजेशन करी तो ये आया, देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 16, 128 भी आएगा, इनको जमा करके 24 भी आ जाएगा जो कि दरमियान में मौजूद है। अब इसके मुताबिक इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, पहला वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस है ना, तो माइनस, अब 16 और 8 लिखेंगे, माइनस के 16 वाई माइनस के 8 वाई, उसके बाद है प्लस 128,
वो आ गया। इनमें से y कॉमन आया तो y माइनस 16 बच गया। इनमें से -8 कॉमन आएगा तो y माइनस के 16 बच जाएगा। y माइनस 8 एक तरफ और y माइनस के 16 एक तरफ। अब ये सारी जीरो के इक्वल थी ना, तो दोनों जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये भी जीरो के इक्वल, y माइनस के 16 भी जीरो के इक्वल। यहाँ से उधर जाके +8 हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस के 16 हो जाएगा। तो देखिए 8 और 16 जवाब आया, यही आपका ऑप्शन बी था, ये भी हो गया। नेक्स्ट वो कहता है लीनियर फैक्टर, इसके लीनियर फैक्टर फाइंड करें। तो वो भी सेम इसी तरीके से आना है, यहाँ तक आप जैसे किए ना ये फैक्टर आए हैं सेम वैसे ही इसके भी करेंगे। तो 3 3 9 और 9 + 1 10 हो जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। मैं ये रिमूव कर देता हूँ, अगर आपने ये नोट करना है तो कर ले। कैसे होगा, 3 और 3 9, 9 1 9, तो मैं इसे यूं लिखूंगा 3x² प्लस के 9x प्लस के x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन आ जाएगा 3x, अंदर बच गया x प्लस 3 3 9, x भी कॉमन गया, यहाँ से +1 आ गया, x प्लस 3 बच जाएगा। और 3x और +1 ये एक चीज़ आ गई और x प्लस 3 ये एक फैक्टर आ गया। तो नहीं जी, दो फैक्टर आ गए आपके पास, यही आपका ऑप्शन लगा हुआ है। तो इसी के साथ आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। तो समझ भी लिया, सोल्व करके समझा। उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी, सारा लेक्चर समझ आया होगा। कहीं पर इशू आता है तो हमें कमेंट करें, वीडियो दोस्तों तक शेयर करें अगर समझ आती है तो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।